बेसिक एजुकेटर। साथियों, ईएमआरएस की तरफ से एक थोड़ी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं और जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि ईएमआरएस की जो स्कूल्स हैं वो आपकी स्टेट सोसाइटीज़ द्वारा अभी तक रन किए जा रहे थे, बट इस बार जो है कार्डर रिस्ट्रक्चर किया गया है और जो ईएमआरएस के सभी स्कूल है वो डायरेक्टली NESTS यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स इसको दे दिया गया है। यानी कि जो NESTS की गवर्निंग बॉडी है वही अब उन स्कूलों का संचालन करेगी। तो अब सवाल ये उठ रहा था और कोर्ट केस वगैरह भी हुआ था कि जो ईएमआरएस की स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट संचालित कर रही है, तो वहाँ पे रिक्रूटमेंट का भी अधिकार जो है स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, बट वो सब चीज़ें क्लैश हो गई थी और फाइनली जो NESTS है उसी को ही वहाँ पर भी रिक्रूटमेंट का अधिकार दे दिया गया था। तो अब कुछ सवाल उठता था कि जो एग्जिस्टिंग वहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, आपको जिस प्रकार से पता है कि ईएमआरएस में मोस्टली कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं वही वर्क कर रहे थे, बट उनमें से कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की स्टेट सोसाइटीज़ ने परमानेंट टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट की थी। और मुझे जैसे ध्यान आ रहा है बहुत समय पहले, लगभग 7-8 साल पहले यूपी में भी इस तरीके की भर्ती आई थी और उसको कैंसिल कर दिया गया था स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, फिर बाद में नहीं किया गया था रिक्रूटमेंट। तो हो सकता है दूसरे स्टेट्स में परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट की गई थी, तो अभी वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ की स्टेट सोसाइटी वहाँ को जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को पेमेंट करती है। तो अब उनका क्या किया जाए, क्योंकि कार्डर रिस्ट्रक्चर हुआ है और सीधे NESTS के हाथ में पूरा जो उसका कंट्रोल है ईएमआरएस का वो दे दिया गया है अब। तो अब आगे क्या किया जाए, तो इसके लिए एक थोड़ी प्रोसीडिंग आगे बढ़ी है। सुबह से ये लेटर आगे मतलब बढ़ रहा है, लोग अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसकी, और फिलहाल ये लेटर तो कल से ही था। मैंने आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन शेड्यूल भी किया था, बट अलग अलग कारणों की वजह से कल में थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, जिस वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया था लाइव सेशन करने का आप लोगों के साथ, नहीं तो मैं कल ही उसको शेयर करता, बट थोड़ा लेट हो गया और आज मैं आपके साथ उस चीज़ को शेयर करता हूँ। तो इस प्रकार का एक लेटर आपके साथ शेयर हुआ है जो कि कल की डेट का है। तो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बार बार मुझे वो लाइव शेड्यूल जो है लाइव स्ट्रीम रीशेड्यूल करना पड़ा और फाइनली वो हो ही नहीं पाया क्योंकि बहुत लेट नाइट में फ्री हुआ था। तो पहले मैं लेटर पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि मैटर क्या है। तो ये एडिशनल कमिश्नर जो है KC मीना, आप इनका नाम जो NESTS की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी देख पाएंगे। तो उनकी तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, इनकी जो स्टेट सोसाइटीज़ है उनको ये लेटर भेजा गया है। अब हो सकता है कि ये जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में जो ईएमआरएस चल रहे हैं, तो हो सकता है कि इन स्टेट्स ने अपने ईएमआरएस स्कूल्स में परमानेंट टीचर की रिक्रूटमेंट कर ली हो। तो अब मैटर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फॉर कंटिन्यूएशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलर स्टाफ ऑफ ईएमआरएस एज एम्प्लॉय ऑफ NESTS. So sir, madam, it has been directed to constitute a committee to look into the continuation absorption of existing regular staff of EMRS as employees of NEST. In the view of this, a committee consisting of representatives from NEST's NVS, State Society and legal expert on service matter has been constituted. In this regard, you are requested to kindly nominate one officer well versed with service matters of staff as a member of committee to present the factual position along with necessary documents with respect to recruitment of regular staff of EMRS in your states. Your cooperation is solicited. और नीचे साइन है एडिशनल कमिश्नर KC मीना जी के। तो साथियों, इसमें 2 पैरा है, दोनों पैरा को मैं क्लियरली आपको मेंशन कर देता हूँ। इसमें एक क्या है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं ईएमआरएस में, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, मैं बताया है कि कुछ स्टेट्स में ईएमआरएस में वहाँ की जो स्टेट सोसाइटीज़ हैं परमानेंट टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट की थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब उसमें परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की गई थी तो उन टीचर्स को निकाला तो जा नहीं सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को तो आप निकाल सकते हैं, बट परमानेंट टीचर को तो नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे कि पहले पैराग्राफ में बोला गया है कि अब उन टीचर्स को स्टेट सोसाइटी, पहले क्या थी वो उस स्टेट सोसाइटी के एम्प्लॉय थे, अब उन टीचर्स का कार्डर रिस्ट्रक्चर करते हुए उनको पहले लाइन में बोला गया है एग्जिस्टिंग रेगुलर स्टाफ ऑफ EMRS एज एम्प्लॉयज़ ऑफ नेस्ट। अब उनको उस स्टेट सोसाइटी के उन स्टेट सोसाइटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि वो टीचर्स है रेगुलर टीचर, उनको अब नेस्ट के एम्प्लॉय के रूप में देखा जाएगा। यानी कि उन टीचर्स का जो कार्डर रिस्ट्रक्चर करके अब उनको
वो स्टेट एम्प्लॉय ना रह के, स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट सोसाइटी के एम्प्लॉय ना रह के अब वो नेस्ट के एम्प्लॉय हो जाएंगे, यानी कि वो सीधे सीधे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आ जाएंगे। तो क्योंकि अब ऐसा होता है कि अगर एक स्कूल चल रहा है तो वहाँ पे जो काडर है वो दो तरीके का काडर नहीं हो सकता है कि कुछ टीचर्स को तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करे, कुछ टीचर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करे। तो उस केस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, जो सैलरी वगैरह है, वेतन भत्ते, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ईएमआरएस ने यानी कि नेस्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जो एग्जिस्टिंग मतलब रेगुलर टीचर्स हैं उनको सबको एब्जॉर्ब करके परमानेंट जो है नेस्ट के एम्प्लॉय बना दिया जाए। स्टेट सोसाइटी का अब कोई भी एम्प्लॉय नहीं रहेगा, सब जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको नेस्ट का एम्प्लॉय करार दे दिया जाएगा। तो अब उसके लिए जो सर्विस कंडीशंस वगैरह बनेंगे कि उन्होंने 2 साल की सर्विस कर ली हो या 3 साल की सर्विस कर ली हो। आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में है तो आपको पता है ACR या APAR यानी कि अपार भरा जाता है, तो उसमें उनके इतने % मतलब 10 में से इतने मार्क्स मिले हो इस दौरान। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करते हुए उन्हें नेस्ट का एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। तो पहली उसमें तो वही है कि एक कमेटी बनानी है जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि स्टेट सोसाइटीज़ के द्वारा जो परमानेंट टीचर्स भरे गए थे उनको अब स्टेट सोसाइटी के टीचर से अब नेस्ट का टीचर बना दिया जाएगा, नेस्ट का एम्प्लॉय बना दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बनानी है। और ये बोला गया है दूसरे पैराग्राफ में कि अब ये जो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम, इनकी जो स्टेट सोसाइटीज़ हैं उनसे बोला गया है कि आप उस कमेटी में अपना एक मेंबर भेजिए। आप अपनी तरफ से एक जो कमेटी बन रही है एक मेंबर नॉमिनेट कीजिए जो कि सर्विस मैटर्स में वेल वर्स्ड हो, यानी कि अच्छा ज्ञान रखता हो सर्विस मैटर में, ऑफ स्टाफ एज ए मेंबर ऑफ ये, और टू प्रेजेंट द फैक्चुअल पोजीशन अलॉन्ग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद रेस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर स्टाफ फॉर EMRS इन योर स्टेट। तो और साथ में उन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जो रेगुलर स्टाफ EMRS में भरा गया है आपके स्टेट में, यानी कि आपकी स्टेट सोसाइटीज़ ने जो EMRS में रेगुलर स्टाफ भरा है यानी कि रेगुलर स्टाफ की रिक्रूटमेंट की है, उसके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो लेके उसको आना है। उस सोसाइटी के जो मेंबर को नॉमिनेट करेंगे, वो सोसाइटी का वो जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा वो जो कमेटी बन रही है उस कमेटी में अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा और अपने जो सोसाइटी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट किया गया है परमानेंट स्टाफ का, उसको रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि सर्विस रूल्स जो उनके थे और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह था वो सब रखेगा। कि सपोज किसी स्टेट सोसाइटी ने TGT के लिए टीचर भरा है ना, अब TGT के लिए टीचर भरने के बाद मतलब TGT का लिए टीचर रिक्रूटमेंट किया, उन्होंने CTET नहीं मांगा था, उन्होंने बोल दिया कि आप बस ग्रेजुएट हो और B.Ed हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई किया, जो भी एग्ज़ाम वगैरह लिया होगा स्टेट सोसाइटी ने एग्ज़ाम दिया और उन्होंने परमानेंट टीचर अप्लाई कर दिया और वो जो है एग्ज़ाम पास करके बन भी गए उस EMRS, उसी स्टेट सोसाइटी की EMRS में टीचर बन गए। बट अब जब वो नेस्ट का एम्प्लॉय बनना होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स लागू होंगे उसमें, तो उसमें CTET एक कंपलसरी एलिजिबिलिटी है। तो अब वो चीज़ वो अब जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा वो नेस्ट की जो कमेटी बन रही है उसमें वो अपने फैक्ट रखेगा कि हाँ हमने CTET नहीं मांगा था। तो CTET नहीं मांगा तो वो जो कमेटी बोलेगी कि नहीं CTET तो मांग लेना पड़ेगा। तो फिर हो सकता है उनसे बोला जाए कि अगर आपने CTET नहीं मांगा था तो इन टीचर्स को बोलिए कि वो CTET पास करे, एक टाइम दिया जाएगा कि इतने समय में वो CTET को पास कर ले। और अगर जो उन्होंने रिक्रूटमेंट के समय जो एलिजिबिलिटी मांगी थी वो नेस्ट द्वारा जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो उसके एट पार है यानी कि इक्वल है, तो इन दैट केस उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा नेस्ट के द्वारा। तो इस तरीके जो फैक्ट्स और जो रिक्रूटमेंट हुई थी उनकी स्टेट सोसाइटी द्वारा वो सब फैक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस कमेटी के सामने उसको प्रस्तुत करेगा। उस कमेटी में क्या होंगे ये मैं बता देता हूँ। उस कमेटी में आपके नेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, NVS के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, स्टेट सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, लीगल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये सब मिला के मतलब कमेटी बनाई जा रही है जो कि स्टेट सोसाइटी के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करके उनको नेस्ट का एम्प्लॉय बनाया जा सके, यानी कि वे सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ऑटोनोमस बॉडी है नेस्ट, उसके ऑर्गेनाइजेशन के ये एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो साथियों अभी इस लेटर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। पता नहीं लोग क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो वैसे बहुत सारी क्वेरीज आ चुकी हैं इसकी रिगार्डिंग। तो इससे 2 सवाल उठेंगे। पहली बात, जिन सोसाइटीज़ ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर लिया है उन सोसाइटीज़ के जो मतलब परमानेंट टीचर्स को भरा था पहले 1-2 साल 4 साल 5 साल पहले, तो उन टीचर्स को कैसे परमानेंट टीचर के रूप में मतलब नेस्ट में जगह दी जाएगी। अब नेस्ट में जब जगह दी जाएगी तो उनके लिए क्या कॉम्प्लिकेशन उठेंगे, क्या कोर्ट में जाएगा मामला, ये सब चीज़ें हैं।
वो एक अलग मैटर है, ठीक है। दूसरी सवाल उठता है कि ये कमेटी इस समय गठित करने का क्या मतलब है। जब आपकी एक रिक्रूटमेंट चल रही है तो आपको पहले उस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर लेना है, लोगों को ज्वाइनिंग वगैरह दे देना है, और फिर उसके बाद जो है इस मुद्दे को उठाना था। या तो ईएमआरएस का ये सोचना है कि जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जो टीचर्स आ रहे हैं उनका, और ये जो टीचर्स होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के मतलब स्टेट सोसाइटी द्वारा अपॉइंटेड है परमानेंट टीचर्स, इनका सभी का अपॉइंटमेंट साथ में किया जाए। तो उस केस में तो ये कमेटी गठित होगी, कमेटी में फिर उसके बाद इफेक्ट रखे जाएंगे, दुनिया भर का मैटर होगा, और फिर उसके बाद अगर साथ में उन लोगों को अपॉइंटमेंट देने का अगर विचार है तो ये एक सही बात नहीं है। और अगर दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं कि ये अलग चल रहा है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला मैटर वो अलग है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आप लोगों का अपॉइंटमेंट्स जल्द ही आ जाए। बट ये कमेटी इस समय गठित होना तो ये ज़्यादा अच्छा संकेत नहीं है। फ़िलहाल अगर इंडिपेंडेंट काम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का जो भी मतलब आप लोगों का जो भी रिज़ल्ट है वो समय पे आ जाए और आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाए, बस यही फ़िलहाल वो है, क्योंकि आप लोगों को टालने का कोई मतलब नहीं है इस काम की वजह से। बट ईएमआरएस को ये काम अभी फ़िलहाल छेड़ना नहीं चाहिए था। पता नहीं इनके दिमाग में ये मंशा ना हो कि ईएमआरएस के जो अभी स्टेट सोसाइटीज़ के परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाए साथ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के साथ, जिससे कि वो जूनियर ना हो। एक ये भी मैटर हो सकता है, क्योंकि ये बाद में मामला आगे चल के बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम पहले से ईएमआरएस में परमानेंट एम्प्लॉय के रूप में थे तो हमें जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का टीचर है उससे जूनियर कैसे किया गया, क्योंकि जैसे अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का टीचर अपॉइंट हो जाएगा, वो उस दिन से उसकी सर्विस चालू हो गई, और जिस दिन से ईएमआरएस का जो अभी एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉय है स्टेट सोसाइटी द्वारा अपॉइंटेड, उसको बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको बाद में नेक्स्ट का एम्प्लॉय बनाया जाता है, तो वो ऑब्वियसली आपसे जूनियर हो जाएंगे। तो ये भी एक मैटर हो सकता है। तो अभी देखते हैं इसके रिगार्डिंग की क्या प्रोग्रेस होती है भविष्य में, उसकी जानकारी आपको बेसिक एजुकेटर पर मिलती रहेगी। फ़िलहाल थोड़ी प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी है ईएमआरएस की तरफ से, और इसके अलावा अब ये कोई मतलब अगर इंडिपेंडेंट न्यूज़ है परमानेंट रिक्रूटमेंट मतलब कि जो अभी चल रही है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इससे अगर हटा के इसको देखा जाए तो ये इंडिपेंडेंट खबर है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इससे जोड़ लिया जाए इस चीज़ को कि यार ये लोग कोशिश करें कि साथ में सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे, उनका कंटिन्यूएशन साथ में और आप लोगों के साथ में ज्वाइनिंग दी जाए, तो ये कोई विशेष अच्छी खबर नहीं है। तो फिलहाल देखते हैं कैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती हैं। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, खबर ब्रेक करना और खबर पर कमेंट देना दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा धैर्य से चीज़ों को मतलब सुना कीजिए। और इसके अलावा आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो सेलेक्ट होकर गए हैं, वेल वर्स्ड हैं अपने सब्जेक्ट में, तो चीज़ों का असेसमेंट भी खुद से करना है, और साथ में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस आते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के जल्दी रिजल्ट आए, और जल्दी आप लोगों को मतलब रिजल्ट तो आ ही चुका है, जो फाइनल लिस्ट जल्दी आए, आप लोगों का अलॉटमेंट भी जल्दी हो जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेशन।